नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग रीढ़ की हड्डी सीबीएसई क्लास 9 उसको आज पूरा करते हैं। अ, हम लोगों ने लास्ट पढ़ा था राम स्वरूप कहते हैं जी हाँ, वो तो रंगीन ज़माना था और अपने ज़माने की बात को याद कर रहे हैं दोनों ही, गोपाल प्रसाद और राम स्वरूप दोनों ही। गोपाल प्रसाद कहते हैं, तो आइए अब थोड़ा बिज़नेस की बातचीत हो जाए, बिज़नेस मतलब शादी की बातचीत। राम स्वरूप चौंक जाते हैं, चौंक कर कहते हैं, "बिज़नेस? बिज ओह! अच्छा, अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए।" उठते हैं चाय-वाय परोसने के लिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं, ये सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? रामस्वरूप तकल्लुफ़ किस बात का? ये तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ? माफ़ कीजिएगा ज़रा, अभी हाज़िर हुआ। बोलकर तुरंत चले जाते हैं रसोई में चाय वग़ैरह ले आने के लिए। इस बीच में गोपाल प्रसाद थोड़ी देर तक दबी हुई आवाज़ में अपने बेटे के साथ कुछ अपने विचार शेयर कर रहे हैं, कह रहे हैं, आदमी तो भला है, मकान-वकान भी हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती है। पता चल जाए बस लड़की कैसी है। शंकर कहता है, जी। गोपाल प्रसाद कहते हैं शंकर जी कहने के बाद कुछ खा कर इधर-उधर थोड़ा ऐसे-ऐसे देखता है। ऐसे-ऐसे देखता है मकान को और सारे आस-पास। गोपाल प्रसाद कहते हैं, "क्यों? क्या हुआ?" शंकर, "कुछ नहीं।" गोपाल प्रसाद कहते हैं, "झुक कर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो तो कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक ही कहते हैं कि शंकर की बैकबोन।" इतने में बाबू राम स्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए, मेज़ पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, "आखिर आप माने नहीं, लेकर के ही आए चाय वगैरह।" रामस्वरूप कहते हैं चाय को प्याले में डालते हुए, प्याला मतलब कप। आपको बिलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? बार-बार में वो हाँ, हाँ, हाँ करके जो हँस रहे हैं ना, इससे ये साबित हो रहा है कि लड़की का जो पक्ष होता है, वो हमेशा से ही अपने आप को लड़कों के पक्ष से कमज़ोर समझता है और उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, डरा हुआ रहता है। तो हमेशा एक चापलूसीपन या फिर दिखावे वाली बात रहती है कि जो लड़के वाले पक्ष को पसंद है, वही हम करें। इसीलिए हर बात में हाँ, हाँ, हाँ कर रहे हैं, हँस रहे हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, "हुँ, नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और ज़रा चीनी ज़्यादा डाल दीजिए।" आधा दूध, आधी चाय मतलब चाय तो जो आप बना के लाए हैं वो दीजिए, उसके साथ थोड़ा उतना ही जितना क्वांटिटी चाय दे रहे हैं, उतना ही क्वांटिटी दूध भी दे दीजिए। मुझे तो भई नया पैशन फ़ैशन पसंद नहीं है। नया फ़ैशन मतलब कम चीनी का चाय पीना, ठीक है ना? कह रहे हैं कि चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो क्या जायका रह जाएगा, जायका मतलब टेस्ट। तो इस पैसेज में मतलब इस पूरे पेज में हम लोगों ने देखा कि एक चीज़ सामने उभर कर आई कि गोपाल प्रसाद ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके बेटे के बैकबोन में प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है और लड़का वहाँ थोड़ा झुक कर ऐसे बैठा हुआ है। तो गोपाल प्रसाद डाँटते हैं उसको और कहते हैं कि शादी करने आए हो तो दिखावे के लिए कम से कम सीधा तो बैठो जब तक शादी ना तय हो जाए। और फिर वो लोग लोभी भी हैं, लोभ है उनके अंदर, लालच है। क्योंकि इस बात से पता चल रहा है जो वो कह रहे हैं कि मकान-वकान तो ठीक ही है, लोग सभ्य भी लग रहे हैं। अब बस पता चल जाए लड़की कैसी है। तो एक तरह से जाल बिछा रहे हैं लोग कि हम लोग अपने आप को शरीफ दिखलाएँ, पढ़े-लिखे दिखलाएँ, अनुभवी दिखलाएँ और दिखाकर किसी तरह लड़की को झांसे में ले लें और उससे विवाह हो जाए मेरे बेटे का। रामस्वरूप उनकी बात में हाँ मिलाते हुए कहते हैं, "हाँ, बात तो आप सही कह रहे हैं" और फिर चाय का प्याला उनको पकड़ाते हैं। शंकर थोड़ा खाँसी करते हुए सुना है सरकार अब चीनी लेने वालों पर भी टैक्स लगाएगी, ऐसा कहता है शंकर। गोपाल प्रसाद कहते हैं चाय पीते हुए, सरकार तो चाहे जो चाहे वो कर ले, पर अगर आमदनी बढ़ानी है, तो सरकार बस एक ही चीज़ पे टैक्स लगाए, तब आमदनी बढ़ सकती है सरकार की। गोपाल प्रसाद अपना अनुभव बाँट रहे हैं। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए जैसे गोपाल प्रसाद को तो चाय पकड़ा चुके थे, अब शंकर को चाय लेके पकड़ा रहे हैं और पकड़ा के गोपाल प्रसाद की तरफ पूछ रहे हैं, "और वह क्या?" गोपाल प्रसाद कहते हैं, "खूबसूरती का टैक्स, ब्यूटी का टैक्स।" रामस्वरूप और शंकर दोनों ही हँस पड़ते हैं। हँस देते हैं दोनों ही। "मज़ाक नहीं साहब," गोपाल प्रसाद उन लोगों की हँसी को रोकते हुए कह रहे हैं, "मज़ाक नहीं कर रहा हूँ। ये एक ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चूँ भी नहीं करेंगे। चूँ भी नहीं करना मतलब एक आवाज़ नहीं निकालेंगे, नो कंप्लेंट। बस एक शर्त होनी चाहिए सरकार की, कि हर औरत को बोल दे कि जो जितनी खूबसूरत है, वो अपने खूबसूरती के लेवल, अपने खूबसूरती के स्टैंडर्ड के हिसाब से अपना टैक्स खुद ही तय कर ले। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी लेडी अपने आप को बहुत खूबसूरत समझेगी, वो अपना टैक्स बढ़ा देगी और सरकार को ये पैसा जाएगा। तो ये एक तरह का मज़ाक था। तो वो ये बोलना चाह रहे हैं कि जितने भी भाई लड़कियाँ अपने आप को बदसूरत तो मानेंगी नहीं, सभी लड़कियाँ खूबसूरत मानेंगी, तो सभी लोग टैक्स देंगी और ये सरकार की आमदनी बढ़ जाएगी। रामस्वरूप ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगते हैं। वाह, वाह! वाह, वाह! ऐसा करने लगते हैं। खूब सोचा आपने,
वाक़ई आजकल ये खूबसूरती का सवाल तो बेढब हो गया है। बेढब हो गया है मतलब अब ये खूबसूरती का मैटर खुलेआम सब जगह डिस्कस होने लगा है। हम लोगों के ज़माने में तो ये सब कभी उठता भी नहीं था, ये सब सवाल। तश्तरी जो है ट्रे, तश्तरी मतलब ट्रे, ट्रे को गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हैं और कहते हैं लीजिए, लीजिए। उसके अंदर समोसा रखा हुआ है। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते कहते हैं, हाँ साहब, कभी नहीं, हम लोग के ज़माने में तो कभी नहीं था। रामस्वरूप फिर शंकर की तरफ मुड़ के बोलते हैं, और शंकर बाबू आपका क्या विचार है? तो शंकर पूछता है, किस मामले में? रामस्वरूप कहते हैं, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती कहाँ तक मायने रखता है, मतलब खूबसूरती का कितना बड़ा रोल है? गोपाल प्रसाद बीच में ही टपक पड़ते हैं, मतलब शंकर को बोलने नहीं देते। शंकर के पिताजी बीच में ही आके बोलते हैं, "यह बात दूसरी है कि खूबसूरती कितना इम्पोर्टेंट है।" ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने बेटे को इसमें इन्वॉल्व नहीं होने देना चाह रहे थे, ताकि कहीं बेटा कुछ गलत जवाब ना दे दे और कहीं शादी कट ना जाए। किसी तरह शादी वो भी अंदर-अंदर चाह रहे थे कि शादी हो जाए। तो बीच में टपक कर कहते हैं, "ये बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि देखिए लड़की का खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना?" शायद गोपाल प्रसाद को ऐसा लगा कि क्या पता इनकी बेटी खूबसूरत ना हो। तो कह रहे हैं कि देखिए लड़की का खूबसूरत होना बहुत ही आवश्यक है और बिना पाउडर-वाउडर के भी चलेगा, खूबसूरत लेकिन होनी चाहिए। अच्छा हम लोग तो ऐसे मान भी लेंगे कि बिना पाउडर के या पाउडर के खूबसूरत है या नहीं है, लेकिन घर की औरतें नहीं मानने वाली हैं। घर की औरतों का सोच है कि भई लड़की एकदम टिम-टाम में रहनी चाहिए, टिप-टॉप रहना चाहिए, पाउडर-वाउडर लगाकर, क्रीम वगैरह लगाकर, खूबसूरती से अपने आप को सजाकर। उस ज़माने में तो बस यही तरीका होता था, बस फेस पाउडर लगा लो और थोड़ा-सा क्रीम-व्रीम लगा लिया, खूबसूरत दिखा दिया अपने आप को। अगला पेज। और फिर कहते हैं कि आपकी बेटी तो ठीक है ना? रामस्वरूप कहते हैं, जी हाँ, वह तो आप अभी देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद कहते हैं, देखना क्या है भाई? आपसे जब इतनी सारी बातचीत हो ही गई है, तो अब इसे रस्म ही समझिए एक तरह की, ठीक है? ये एक स्टेप ही समझिए शादी की। रामस्वरूप कहते हैं, ये तो बस आपका बड़कपन है, ठीक है ना? कि आप हम छोटे लोगों के ऊपर इतना दया कर रहे हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, और जायचा मिलवा लिया आपने? जायचा क्या होती है भई? कुंडली। लड़की की कुंडली, लड़के का कुंडली जो जन्म पत्रिका होती है, वो मिलाया जाता है शादी के पहले। कि वर और वधू, दूल्हा-दुल्हन दोनों का कितना कैरेक्टर्स मैच हो रहा है, कितना मेल कर रहा है, कितनी अच्छी उनकी केमिस्ट्री रहेगी। तो इसलिए मिलान किया जाता है। तो रामस्वरूप कहते हैं, "जी जायचे का क्या लेना-देना, उसको तो हमने ठाकुर जी के चरणों में रख दिया है, बस भगवान की दया से वो भी मैच हो ही जाएगा।" गोपाल प्रसाद कहते हैं, "हाँ, हाँ, ये बात तो ठीक कहा आपने। वैसे एक बात सुना था आपकी बेटी के बारे में, आशा करता हूँ कि वो बात गलत होगी।" रामस्वरूप चौंक जाते हैं, "क्या?" तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, "यही पढ़ाई-लिखाई वाली बात। सुना है कि आपकी लड़की बहुत ज़्यादा पढ़ी-लिखी है। आशा करते हैं ये बात गलत है। क्योंकि भई मेम साहब तो हमको रखनी नहीं है।" मेम साहब मतलब मैडम साहब। पुराने ज़माने में जो बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे लोगों को मेम साहब कहा जाता था। मेम साहब तो रखनी नहीं है। कौन भुगतेगा उनको? मेम साहब लोगों को भुगतना पड़ता है बोलने का मतलब। जो ज़्यादा पढ़ी-लिखी औरतें होती हैं, वो तो परिवार में दबेंगी नहीं, अन्याय बर्दाश्त करेंगी नहीं। कहीं न कहीं बोली उनकी निकल ही जाएगी और वो बोली जो सत्य होता है, वो कड़वा होता है, सभी को बुरा लग जाएगा। तो कह रहे हैं मेम साहब को तो रखना नहीं है भाई, कौन भुगतेगा, कौन देखेगा, सहेगा उनके नखरों को? शंकर जो और हाँ, कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैट्रिक पास होनी चाहिए बस 10 क्लास, उससे ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं चाहिए। शंकर भी कहता है, जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी है नहीं, भाई नौकरी तो कराना है नहीं कि और ज़्यादा पढ़े-लिखे हों। रामस्वरूप कहते हैं, भाई नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं है, तो वो तो सवाल ही नहीं उठता है। मतलब रामस्वरूप भी इस बात के फ़ेवर में हैं कि मतलब लड़कियों को ससुराल में जाकर नौकरी नहीं करना चाहिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं, और क्या साहब, देखिए हम लोग बहुत सारे सभा सोसाइटी में जाते हैं और कुछ लोग हम लोग को बुद्धि देते हैं कि आपने अपने लड़कों को बीए करवाया है, एमए करवाया है, तो फिर लड़कियों को भी बीए वाला कम से कम लीजिए। कम से कम बीए किया हुआ है मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स। उनको भी ग्रेजुएट करवाई हुई लड़कियों को उनके साथ शादी करवाइए। लेकिन मैं पूछता हूँ इस अकल के ठेकेदारों से, अकल के ठेकेदार किसको कहा गया है? उन लोगों को जो लोग नसीहत देते हैं गोपाल प्रसाद को कि बीए, एमए वाली लड़कियों से बेटे की शादी करवाइए। तो मैं पूछता हूँ उन लड़कों से कि अगर लड़कियाँ भी अंग्रेजी न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देंगी, ठीक है ना? वो भी अगर पार्टी में, पॉलिटिक्स में जाना शुरू कर देंगी, ठीक है ना? तो फिर क्या तो फिर क्या रह जाएगा डिफ़रेंस लड़की और लड़के में? भई लड़का को तो पैदाइशी हक होता है कि वो पढ़ाई करे, वो बहुत कुछ सीखे, ठीक है ना? बुद्धिमान बने, योग्यता ले आए, पात्रता ले आए। लड़की भी अगर उतनी ही योग्य हो जाएगी, उतनी ही पात्र हो जाएगी, तो फिर तो हो गई गृहस्थी। गृहस्थी करने के लिए मतलब घर-बार सँभालने के लिए लड़कियों को साधारण होना पड़ता है, घरेलू होना पड़ता है, ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं होना पड़ता है। ये उनका सोच है, किसका? गोपाल प्रसाद का। ये सोच आप समझ सकते हैं बहुत ही बैकवर्ड सोच है। ऐसी सोच के ज़रिए हम लोग सिर्फ़ स्त्री की भावनाओं को दबाते हैं और उसके प्रति मतलब जो हो रहे अत्याचार हैं या अन्याय है, हम लोग चाहते हैं कि वो उसके प्रति आवाज़ ना उठाए। ऐसा सोच रखने वाले परिवार ही ऐसा सोचते हैं। अब आगे।
गोपाल प्रसाद एक उदाहरण भी देते हैं, कहते हैं कि मोर के पंख होते हैं और मोरनी के नहीं होते हैं, शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं होते हैं। मतलब वो डिफरेंस दिखाना चाह रहे हैं कि लड़के और लड़की में क्या अंतर है। राम स्वरूप भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं कि हाँ, जैसे पुरुषों की दाढ़ी होती है और स्त्रियों की दाढ़ी नहीं होती है। इस बात पर शंकर हँस पड़ता है, गोपाल प्रसाद थोड़ा गंभीर हो जाते हैं। हुँ, और होकर बोलते हैं, हाँ, हाँ, वो भी सही है। कहने का मतलब है कि भाई दुनिया में कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ़ मर्दों के लिए बनी हैं, ठीक है ना? जैसे ऊँची तालीम, ऊँची शिक्षा भी उसी चीज़ों में से एक है। हाई एजुकेशन, हाई क्वालिफ़िकेशन भी लड़कों के लिए ही बना है, लड़की के लिए नहीं बना है। रामस्वरूप फिर शंकर की तरफ मुड़ के कहते हैं, चाय और लीजिए? शंकर कहता है, नहीं बस पी चुका, धन्यवाद। रामस्वरूप फिर गोपाल प्रसाद से कहते हैं, और आप? गोपाल प्रसाद कहते हैं, बस साहब आप तो खत्म ही कीजिए, ठीक है ना? बात आगे बढ़ाइए। रामस्वरूप कहते हैं, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। टोस्ट-वोस्ट तो आपने लिया ही नहीं, अब क्या बताएँ मक्खन, मतलब उनको गुस्सा आ रहा था रतन के ऊपर कि अभी तक रतन मक्खन लेकर नहीं आया। गोपाल प्रसाद कहते हैं, अरे साहब नाश्ता ही तो करना था, पेट तो कोई भरना था नहीं। अब खा लिया, और वैसे भी ये टोस्ट-वोस्ट हम लोग ज़्यादा नहीं खाते हैं। मैं तो खाता ही नहीं हूँ, ऐसा कह रहे हैं गोपाल प्रसाद। रामस्वरूप कह रहे हैं, हाँ, 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 मेज़ थोड़ा एक साइड में करते हैं, और उसके बाद करके दरवाजे की मतलब रसोई की तरफ मुँह करके, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुँह करके ज़ोर से चिल्ला के अपनी पत्नी की तरफ बोलते हैं, ज़रा पान भिजवा देना। और फिर इधर मुड़ के बोलते हैं कि सिगरेट सिगरेट मँगवाऊँ? सिगरेट? गोपाल प्रसाद कहते हैं, जी नहीं। फिर पान की तश्तरी हाथ में लिए हुए उमा आती है, रामस्वरूप की बेटी। गर्दन झुका हुआ है, सीधे-साधे कपड़े पहन कर आ रही है, एकदम मामूली सा कपड़ा, जिससे सीधी-सादी लड़की कही जा सके। गोपाल प्रसाद आँखें गड़ा के देख रहे हैं, भाई ससुर है ना, तो बेटे के लिए कैसी लड़की चाहिए, ऊपर से लेकर नीचे तक बढ़िया से आँख गड़ा कर देख रहे हैं। चेहरा देखने की कोशिश कर रहे हैं, शरीर का कद, काया, काठी, और शंकर जो था होने वाला पति, वो आँखें चुरा-चुरा कर देख रहा था, कुछ इस तरह से, आँखें छुपाकर। तभी देखते हैं वो लोग, उसकी आँखों पे चश्मा लगा हुआ है, तो गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों एक साथ चौंक पड़ते हैं। चश्मा? रामस्वरूप सकपका कर कहते हैं, जी हाँ, वो पिछले महीने कुछ उसकी आँखें दुखने लगी थी, इसके लिए थोड़ा-सा टेम्परेरी यूज़ के लिए चश्मा बनवाना पड़ा था। गोपाल प्रसाद संतुष्ट होना चाहते हैं ये जान के कि भई पढ़ाई-वढ़ाई की वजह से तो ये चश्मा नहीं लगा हुआ है। रामस्वरूप कहता है, अरे नहीं साहब, मैंने आपको बताया था ना, थोड़ी देर पहले अर्ज़ किया था। गोपाल प्रसाद कहते हैं, थोड़ा संतुष्ट होते हैं और कहते हैं, बैठो बेटी। रामस्वरूप कहते हैं अपनी बेटी को, बैठ जाओ बेटा उमा, वहाँ बैठ जाओ। उस तख्ते के ऊपर बैठ जाओ, चौकी के ऊपर, और अपने चौकी के ऊपर जो आपका बाजा-वाजा रखा हुआ है उसके पास बैठ जाओ। बाजा में क्या रखा हुआ है? सितार रखा हुआ है और हारमोनियम रखा हुआ है। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद कहते हैं, चाल में तो कोई खराबी नहीं है। सामने ही कह रहे हैं लड़की के, देखो कितनी बड़ी बेइज़्ज़ती, एक लड़की को कैसा फ़ील होगा। कह रहे हैं चाल में तो कोई खराबी नहीं है, चेहरे में छवि भी अच्छी है। हुँ? चेहरे पे चमक भी है। हाँ, कुछ गाना-बजाना सीखा है बेटा आपने? रामस्वरूप कहते हैं, जी हाँ, सितार भी सीखी है, और बाजा भी मतलब हारमोनियम भी। सुनाओ बेटा उमा, एक आध गीत सुना दो अपने सितार के साथ। उमा सितार उठाती है, उठाकर बैठ जाती है चौकी के ऊपर, और बैठकर तुरंत मीरा का एक मशहूर गीत शुरू कर देती है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, गाना शुरू कर देती है। धुन में, सुर में गाती है, स्वर के साथ। स्वर से ज़ाहिर हो जाता है कि गाना बहुत अच्छा गाती है वो। और उसके बाद उसका मस्तक उठ जाता है। गाने में इतनी तल्लीन हो जाती है, इतना बिज़ी हो जाती है, मशरूफ़ हो जाती है कि सितार बजाते-बजाते, और तुरंत उसका आँख उठ जाता है, और उठता है तो तुरंत वो शंकर को देख लेती है। जैसे ही शंकर को देखती है, गाना रोक देती है। तुरंत गाना उसका रुक जाता है। रामस्वरूप कहते हैं, "क्या हुआ बेटी? गाना पूरा करो उमा।" गोपाल प्रसाद कहते हैं, "अरे नहीं, नहीं साहब, बस-बस ठीक है, आपकी लड़की बहुत अच्छा गाती है।" उमा सितार रखकर उठती है और अंदर जाने को तैयार होती है। तब तक गोपाल प्रसाद कहते हैं, "अभी बैठो बेटा, थोड़ा और बैठो।" मतलब गोपाल प्रसाद को भी और भी बहुत सारी बातें जाननी थी। गोपाल प्रसाद कहते हैं, रामस्वरूप कहते हैं, "थोड़ा और बैठी रहो बेटा।" फिर बैठ जाती है, मान जाती है अपने पिता की बात को। गोपाल प्रसाद कहते हैं फिर, "तुमने पेंटिंग-वेंटिंग कुछ वो भी, मतलब बोलना चाह रहे हैं कि वो सब भी जानती हो कि नहीं?" तभी अ, उमा एकदम चुप है, कुछ नहीं बोल रही है। उमा के बदले में हर जवाब रामस्वरूप दे रहे हैं। कह रहे हैं, "हाँ, हाँ, वो तो मैं आपको बताना ही भूल गया। वो जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना टंगी हुई है, वो कुत्ते वाली, वो सब इसी ने ड्राइंग किया है, खींची है, मतलब इस तस्वीर को उसी ने ड्राइंग किया है। और वह जो दीवार पर है वो भी।" गोपाल प्रसाद कहते हैं, ये तो बहुत अच्छा है। और बेटी क्या आप सिलाई-विलाई भी जानती हैं कुछ? गृहस्थी करने के लिए माना जाता था कि सिलाई, बुनाई, कटाई-छँटाई, खाना पकाना, गाना बजाना, ठीक है, घर सँभालना सब कुछ आना चाहिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं, तो क्या सिलाई वगैरह भी? रामस्वरूप कहते हैं, अरे सिलाई तो पूछिए मत साहब, घर की इसी की ज़िम्मे रहती है सारी सिलाई। यहाँ तक कि मेरी कमीज़ भी यही सिलती है, मेरी बेटी।
फिर गोपाल प्रसाद पूछते हैं कि अच्छा बेटी, क्या तुमने कोई इनाम-विनाम भी जीता है? उमा चुप है। रामस्वरूप इशारा कर रहे हैं थोड़ा खाँसते हुए। उमा इशारा कर रहे हैं कि मतलब बोलो बेटा। लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए हुए चुप बैठी है। गोपाल प्रसाद अधीर उठते हैं, अधीर हो उठते हैं मतलब उनकी धीरज, पेशेंस खत्म हो जा रहा है। रामस्वरूप भी थोड़ा सकपका जाते हैं कि क्या हो गया भाई, कुछ बोल नहीं रही है। रामस्वरूप कहते हैं जवाब दो उमा। गोपाल प्रसाद से कह रहे हैं जरा शर्माती है। इनाम तो इसने गोपाल प्रसाद जरा रूखी आवाज में थोड़ा कड़े होकर के बोल रहे हैं। गोपाल प्रसाद जो देखने आए हैं, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। थोड़ा मतलब बार बार आप ही बोल दे रहे हैं, थोड़ा इसका भी तो मुंह खोलना चाहिए। रामस्वरूप कहते हैं उमा देखो बेटी, आप क्या कह रहे हैं, देखो आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं मतलब गोपाल प्रसाद जी क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। उमा फिर हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, आवाज थोड़ी धीमी है, हल्की है, लेकिन आवाज में मजबूती है और मजबूती के साथ कह रही है क्या जवाब दूं बाबू, बाबूजी। जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को, कस्टमर को दिखला देता है। उसे पसंद आ गई तो अच्छा, वरना छोड़ जाता है। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा, उमा, डॉट से चिल्लाते हैं। उमा कहती है अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, मेरी आवाज बाहर निकलने दीजिए। ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों का दिल नहीं होता, क्या हमारे जज्बात नहीं है, क्या हमारे एहसास नहीं है, क्या हमें चोट नहीं लगती, क्या हम बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई बस अच्छी तरह से देखता है कि कितनी मोटी ताजी है और लेकर चला जाता है काट कर बेच देने के लिए। गोपाल प्रसाद ताव में आकर खड़े हो जाते हैं। बाबू राम स्वरूप, आपने हमारी क्या इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है? उमा कहती है तेज आवाज में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तौल कर रहे हैं? और जरा अपने इस साहबजादे से तो पूछिए, अभी पिछली फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहां से कैसे भगाए गए थे ये? शंकर को तो लगा कि अब मेरा पोल फूल गया। तुरंत खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर बोलता है बाबूजी चलिए यहाँ से। गोपाल प्रसाद कहते हैं लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी लिखी हो? उमा कहती है, अच्छा राम स्वरूप तो एकदम चुप हो जाते हैं। उमा कहती है जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है। बीए मतलब ग्रेजुएट हूँ मैं आर्ट से, और मैंने कोई पाप नहीं किया है, कोई चोरी नहीं की है, और ना आपके पुत्र की तरह ताक झांक करके कायरता दिखाया है। ताक झांक करना मतलब भाई लड़कियों के हॉस्टल के पास जाकर झांकना, कौन लड़की कहाँ जा रही है, किस लड़की को डोरे डालें, किसको फंसाएं, इस तरह का मैंने कभी ताक झांक नहीं किया है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का पूरा ख्याल है, इनको तो अपने इज्जत और मान का भी ख्याल नहीं है। इनसे पूछिए कि किस तरह नौकरानी के पैरों पर पड़ गए थे ये, उस दिन पिटने से बचे थे और मुंह छिपा कर भागे थे। रामस्वरूप चिल्लाते रह जाते हैं उमा, उमा। तभी गोपाल प्रसाद कहते हैं खड़े होकर गुस्से में खड़े होकर कहते हैं बस हो चुका बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है। दगा किया है मतलब धोखा किया है। बस बस, आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है, आपने कहा था सिर्फ 10 पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। बेंत ढूंढ कर उठाते हैं, उनका बेंत उठाकर राम स्वरूप बाबू दरवाजे के पीछे रख दिए थे ना, अभी उठाए और लेकर चले। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है। बीए पास, ओफो, गजब हो जाता, झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे चलो चलें। जैसे ही बोलते हैं आओ बेटे चलें, झूठ का भी कोई ठिकाना है। और बीए पास लड़की को बोल रहे थे कि मैट्रिक है सिर्फ, इतना बड़ा झूठ बोले थे, बहुत गजब हो जाता भाई। इस लड़की से शादी हो जाती तो हम लोग का तो जिंदगी बर्बाद हो जाता, पूरा घर तबाह हो जाता। जैसे ही उमा सुनती है झूठ की बात, तो पढ़ी लिखी लड़की थी ना, अन्याय नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। कोई उसको झूठा बोल के निकल जाए, उसके पापा को झूठा बोल के निकल जाए, वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तुरंत खड़ी हो गई और बोली जी हाँ जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। यानी बैकबोन, बैकबोन की बात कर रही हूँ, जाइए जाइए, घर जाकर पता लगाइए आपके बेटे का बैकबोन है कि नहीं। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा, बेबसी मतलब भाई वो तो जानते थे मेरे बेटे की कमर की हड्डी टेढ़ी है और वो झुका रहता है हमेशा। तो अब तो भाई ये भी तो झूठ बोल के आए थे, इन्होंने भी तो सच्चाई नहीं बताया था कि मेरे बेटे का बैकबोन खराब है या टेढ़ा है। तो बेबस हो गए, अब क्या करें। ऐसी ही होती हैं पढ़ी लिखी लड़कियां, ऐसे ही आवाज़ उठाती हैं अन्याय के खिलाफ। वो बेबसी में नहीं बैठती, चुप नहीं रहती। इसीलिए पुराने ज़माने में लोग लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाते लिखाते नहीं थे, ताकि उन्हें डांट दें, मार दें, चुप करा दें, उनकी आवाज़ को बंद करवा दें। लेकिन आज आज थोड़ा वैसा माहौल नहीं है। तो बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के
रुलासापन। लड़के के चेहरे पे तो रुलाई आ गई थी, लग रहा था अभी रो देगा। दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं, चेयर पे गिरते हैं धम, क्योंकि शुरुआत में उन्होंने कहा था कि इस बार अगर गड़बड़ हो गई तो कोई लड़का फिर मिलेगा कि नहीं कोई पता नहीं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट ही हालत में आना। प्रेमा घबरा कर आती है जल्दी से और उमा चुप हो जाती है। प्रेमा आकर उमा, उमा रो रही है, अब रोना शुरू कर दी है। यह सुनकर रामस्वरूप खड़े हो जाते हैं। तभी रतन आता है। यह सुनकर मतलब क्या सुनकर खड़े हो जाते हैं कि बेटी रो रही है। तो भाई बेटी तो बेटी है, बेटी का तो पक्ष लेंगे ही। खड़े हो जाते हैं उसको चुप कराने के लिए। तब तक रतन भी आ जाता है मक्खन लेकर के। रतन, बाबूजी मक्खन, आके बोल रहा है बाबूजी ये लीजिए मक्खन। सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिर जाता है। रतन की तरफ देखते हैं और स्टेज के ऊपर जो पर्दा होता है फिर वो नीचे गिर जाता है। यहीं पे एकांकी खत्म होती है। तो रतन का ये आना मतलब मक्खन लेकर के आना वो कहीं न कहीं इस बात का भी संकेत है कि अच्छा हुआ ऐसे लोगों की मेहमान नवाज़ी में कुछ अच्छी चीज़ उन्हें खाने को नहीं मिली, जिनके इरादे, जिनके सोच इतनी ज़्यादा रूढ़िवादी परंपराओं से जुड़ा हुआ है, जो लड़कियों के प्रति इतना खराब सोच रखते हैं। लड़की भी, बेटी भी पढ़ लिख ले तो वो बेटे का सामना कर सकती है, बेटे के बराबरी में हो सकती है। और विवाह एक पार्ट ऑफ लाइफ़ है, एक बहुत ही पवित्र इंस्टीट्यूशन है जिसमें दोनों ही परिवारों का एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। एक आपसी सूझबूझ होनी चाहिए, दोनों की योग्यताएँ बराबर होनी चाहिए। योग्यताओं में कम ले आकर के और आवाज़ को ना उठने दिया जाए, न्याय ना हो, ऐसे विवाह तो गलत आधार पर रखे जाते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया। प्लीज़ आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दिया कीजिए ताकि नए वीडियोज़ आते रहें। मैं सीबीएसई, आईसीएसई और वेस्ट बंगाल के हिंदी और इंग्लिश के सारे टॉपिक, सारे सब्जेक्ट, ग्रामर, एवरीथिंग, व्याकरण हर चीज़ का कवरेज दूँगा और एक के बाद एक वीडियो आपके पास जाती रहेंगी। थैंक यू।